अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बानी पीटीआई की बिनाई का मामला आज भी सियासी हलकों में ज़ेरे बहस रहा और इस मामले पर आज बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जो नया हुकूमती सेटअप बना है उसके बाद जनूबी एशिया में इसके क्या असरात मुरतब होंगे और ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं उसके बाद अमरीका की जानिब से कुछ जंगी तैयारियाँ और कुछ जंगी बड़ी पेशरफ भी की गई हैं। इन तैयारियों पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का अहम मरहला कल होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है और इस मैच के हवाले से पाकिस्तानी टीम की जानिब से काफ़ी तैयारी की गई है। भारत ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और कल का दिन जो है वो किस तरह से रहेगा, पाकिस्तान के लिए कितना मुस्बत और लकी रहेगा, ये कल का दिन बताएगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के इम्कानात रोशन होते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत ने एक रोड मैप तैयार किया है। इसके बाद पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद कितना इस्तेहकाम मिलेगा, इस मामले पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बानी के बिनाई के हवाले से और डील के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इमरान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई डील करके बाहर जाने वाले हैं, इस किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं, ज़राए हमें बता रहे हैं। क्या लगता है, आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में? सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली, कोई रोनुमा होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब हो या कोई भी शख्स हो, हम तो इस बात के कायल हैं कि जो भी अगर कैदी वहाँ जेल में है और बीमार है तो उसको इलाज की तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। यही असूल जो है वो इमरान खान साहब के लिए भी है कि उनको अगर बिनाई का मसला है या जो भी प्रॉब्लम हो, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आज उनकी अपने बेटों से भी गुफ्तगू हो गई है। उसके अलावा आप देखिए, उनके वकील ने, फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने जब मुलाकात की, तफसीली 2.5-3 घंटे की मुलाकात हुई, फिर अदालत में रिपोर्ट हुई, तो ये सारी चीज़ें इससे लग ये रहा है बादिल नज़र में कि शायद रावी इमरान खान साहब के लिए कुछ थोड़ी सी नरमी पैदा कर रहा है। अच्छा। अभी पूरा चैन नहीं भी लिखा तो थोड़ी सी उसमें लचक पैदा हुई है। अब ऐसे में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि देखें, अगर वो जेल से अस्पताल में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी उनके लिए आसानी होगी। एक तो उनका इलाज हो जाएगा बेहतर अंदाज में, और दूसरा ये कि जेल होता है, अस्पताल होता है। दूसरी बात ये कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो किरदार है वो इस हवाले से बड़ा हमें ये भी खबरें हैं कि इमरान खान को UAE भिजवाने के लिए सदर मुमलिकत को अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब देखना ये कि क्या इमरान खान ज़हनी तौर पे अब बाहर जाने को तैयार हैं, क्योंकि पहले भी ये खबरें आती थी कि खान साहब अपनी वजह से जेल में हैं, उनको 2-3 दफ़ा ये ऑफ़र दी गई लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो क्या वाकई ही अब वो इस बात को राज़ी हो गए हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि अगला जो हफ्ता है ये बड़ा क्रूशियल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बांग्लादेश के नए हुकूमती सेटअप पर और ईरान अमरीका मामलात को पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल, तज्जियाकार हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि अब ज़ाहिर है बांग्लादेश के अंदर एक नया हुकूमती सेटअप बनने जा रहा है, नई सियासी क़यादत जो है वहाँ पर अब बराजुमान होगी। अब तहरीक हल्फ बर्दारी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का आला सतही वफ्द वहाँ पर जाएगा, ढाका। तो इस मामले पर बताइएगा कि ये कितना एक खुशाइंद है कि वहाँ पर पाकिस्तानी वफ़द जाएगा और नए हुकूमती सेटअप के साथ हमारे जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को कितना इस्तेहकाम आगे जाके मिल सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये तो वक्त जो है वो बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत का जो है वो मलिया मेट हो गया है। भारत की तमाम जो पॉलिसीज थी वो उनका सत्यानाश हो गया है, पानी फिर गया है उनके ऊपर। अब जब पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो हमने देखा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। हमने ये देखा कि पाकिस्तान का वफ्द जो है वो बांग्लादेश गया। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी थे उन्होंने वहाँ बिजनेस एक्सपोज जो है ढाका के अंदर कंडक्ट किए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ढाका के अंदर और दीगर जगहों पे, चिटागोंग के अंदर, वहाँ अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं वो बहुत ही बेहतर सतह के ऊपर हैं। अभी जब खालिदा ज़िया साहिबा का इंतकाल हुआ था तो उसके ऊपर हमारे स्पीकर जो नेशनल असेंबली हैं अयाज सादिक साहब, वो वहां तशरीफ ले गए।
इसी तरीके से हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ थे साबिका जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो बांग्लादेश के एक बड़े तारीखी दौरे पे गए, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक दौरा था वो। और इसी तरीके से जो खास तौर पे इसके अंदर जो चीन का किरदार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दोस्त है, और हम जो है बल्कि अब एक नए रिश्ते के अंदर जा चुके हैं जो कि आनी भाइयों का रिश्ता है, और मेरे ख्याल में इसमें एक तीसरे भाई का इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब जो है अब्दुल्ला भाई, भारत के हवाले से अमेरिका को भी अंदाजा हो गया है कि इनकी दाल वहां नहीं गली बल्कि लोगों ने उठा के बाहर फेंक दी। ऐसे वक्त में जब वहां एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन हो चुकी है भारत के साथ, भारत जो बांग्लादेश की, जिसके तहत हसीना वाजिद को जो है वो वापस करना है, क्योंकि वो एक कातिला है, एक डिक्लेयर्ड मुजरिम है, और उनको ऊपर जो जितने भी इल्जामात थे उनको जो लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि बैरूनी इदारे थे जो गैर मुमालिक के अंदर बैठे थे। उनके कहने के ऊपर 1400 लोगों का कत्ल, मासूम लोगों का कत्ल उनके हाथों में है, और उसके पीछे भारत की साजिश कार फरमा है। ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर हालात पाकिस्तान के साथ जो है वो मुतवक्का है। खासतौर पे अमेरिका ने जो अभी वहां एक बहुत ही अहमियत का काम किया है, और वो ये है कि अगर अमेरिका, क्योंकि भारत इस टाइम पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो यार्न का, जो कि सूती धागे का और इसी तरीके से जो कॉटन का एक्सपोर्टर था वो भारत था, क्योंकि बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है गारमेंट वो उसको चलाती थी। लेकिन अब इंडिया को ऊपर जब ट्रेड टैरिफ लगा है तो वो 18% है, जबकि अब बांग्लादेश के लिए अमेरिका ने कहा है कि अगर आप हमसे धागा खरीदेंगे, हमसे जो है कॉटन खरीदेंगे, तो हम आपका 0% जो है वो ट्रेड टैरिफ करेंगे मसनूआत के ऊपर। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है जो कि अमेरिकन पॉलिसी के अंदर भी आया है, जिससे ये लग रहा है कि भारत का जो है वो मजीद सवा सत्यानाश होने के लिए तैयार है। अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो गुफ्तगू की उसमें से 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये सर के वफद तो जाएगा, लेकिन तारिक रहमान साहब का जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से, एक तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए सर, देखिए बात यह है कि तारिक रहमान साहब जो हैं वो, उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत पड़ी है। याद रखें वो जिस घराने में पैदा हुए हैं वहाँ उनके वालिद आर्मी चीफ थे, और एक ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने पाकिस्तान से बुनियादी तरबियत जो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की हासिल की थी, और इसी तरीके से जो है उनका पाकिस्तान की वर्दी वो पहनते रहे काफी अरसा तक, और बाद में फिर वो आर्मी चीफ की पोजीशन के ऊपर आए और फिर सदरे बांग्लादेश जो तैनात हुए। उनकी वालदा जो थी वो खालदा जिया साहिबा, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखती थी, और खालदा जिया साहिबा 2 दफा वजीर आजम बनी, और उनके दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिसाली ताल्लुकात जो है वो देखने में आए, और यही वजह बनी उनके हुकूमत की ज़वाल की, क्योंकि भारत जो था वो बुरी तरीके से उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। मेरी तो वो आंटी थी, अल्लाह बख्शे उनको जी, मैं उनको आंटी कहता था, और मैं तारिक रहमान साहब का जो इस टाइम पे उनकी पोजीशन है, जिनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, उनको जलावतनी पे जो है वो मजबूर कर दिया गया था। अब वो आए हैं एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए हैं, और वहाँ मेजर मैं पॉलिटिकल चेंजेस देख रहा हूँ, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं मैं वो देख रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं उनकी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की तरफ भी जो है वो मुझे नजर आ रहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा कि जो आपने इंडिया के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात का जिक्र किया और फिर चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का, तो आप क्या ये समझते हैं कि चीन की मदद और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया अगर आप देखें, क्योंकि आप तो नाकिद हैं, इस इशू के स्पेशलिस्ट हैं, इंडियन मीडिया तो चीख चीख के कह रहा है कि बांग्लादेश में बीएनपी की कामयाबी के बाद उनके हाथ से उनकी मगरबी सरहद जो है वो तो गई। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई दिफाई मुआहदा भी हो सकता है? और चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्तकबिल के ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारा उनके साथ मोहब्बत का वादा हो चुका है, हमारा उनके साथ वफा का मुआहदा हो चुका है, हमारा उनके साथ प्यार का जो है वादा हो चुका है। कायदे आज़म की कौम बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कौम कायदे आज़म की रहेगी। 2 कौमी नजरिया जिंदा होके, उजागर होके दोबारा अपने से पहले से मजबूत हालत में आया। और मजे की बात यह है इसमें नौजवान नस्ल है। मैं ठीक है कि इस टाइम पे जो सिटीजन नेशनल पार्टी है उसको 6 सीटें
तकरीबन मिली हैं, जो कि नाहिद इस्लाम साहब लीड कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह है कि बांग्लादेश के हवाले से जो इस टाइम पे सूरत हाल है, वहाँ की जवान नस्ल ने एक तो 7 स्टेट्स को जो है वो कहा है कि ये बांग्लादेश की मलकियत हैं और ये बांग्लादेश के हवाले किए जाएं। यानी कि वो जगहें जो चिकन नेक के बाद जो है, ये आप देख लें, मणिपुर के अंदर हालात देख लें, आप इस टाइम पे उल्फा की मूवमेंट को देख लें और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम को देखें। इसी तरीके से आप जो है वो दीगर को अगर देखें और फिर नागालैंड को देख लें, मिजोरम को देख लें, ये तमाम की तमाम स्टेट्स इस टाइम पे जो है वो भारत से बहुत ज्यादा आवाजार हो चुकी हैं। मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों में मेजर जो काम होगा वो जनरेशन जी जो है, जो नौजवान नस्ल है, वो उसमें उसका एक किरदार होगा। और जाहिर है ये प्रो पाकिस्तान लोग हैं और ये एंटी इंडिया इनका जो है वो स्लोगन है। ये इंडिया के साथ नहीं रह सकते, उनकी तसल्लुत को कायम नहीं रहने देंगे। और दूसरी जानिब जो है वो साथ ही साथ जो है, जाहिर है वो जो शेख हसीना और उनकी पार्टी जो है वो लुच तो तलेगी। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आने वाले वक्तों में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो एक बहुत बड़ा इससे मुतल्लिका पहले बात जो है इंडिया के हवाले से, सर इंडिया का जो रवैया है वो आपके सामने है, जिस तरह से हिंदुत्व सोच जो है, और ये आप देखें आरएसएस की ज़रा थोड़ी सी रिफाइंड शक्ल में बीजेपी की जो हुकूमत है, अब तो इंटरनेशनली आप देखें, पहले कनाडा में साबित हुआ, अब अमेरिका की जो अदालती दस्तावेजात हैं वो देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वो तो चीख चीख के कह रही हैं सरकारी जो वहाँ के कागजात हैं कि जी जो भारतीय निजात मुलजिम निखिल गुप्ता है उसने अमेरिकी अदालत में एतराफ़ किया है कि भारतीय हुकूमत से मुंसलिक अहलकार जो है वो उसको हदायत देता था और उसकी हदायत पे अमल करता था। और फिर ये देखें कि जो वहाँ पे लोगों की जान लेना या हरदीप सिंह निज्जर जो है उनको वहाँ से खलाक करना और ये सारी चीज़ें, तो अब अमेरिकी हुकूमत इस पे क्या एक्शन लेगी? क्या आप समझते हैं कि इंडिया का ये घनौना चेहरा सामने आने के बाद आलमी प्रेशर मजीद बढ़ेगा? देखिए, आलमी प्रेशर हुकूमतों की सतह पे तो नहीं बढ़ेगा, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये तमाम चीज़ें जो थीं वो दुनिया के सामने थी, मौजूद थीं। अवाम को नहीं मालूम था लेकिन हुकूमतों को बखूबी इल्म था। लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन का उनके भारत के साथ मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक डील साइन करना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। अमेरिका का उनके साथ दिफाई डील करना बहुत जो है वो तशवीश का जो है वो बन जाता है। देखिए, असल बात यह है कि ये बाकी तो हुकूमतों सतह पे हो ना हो, अवामी सतह पर जो इस टाइम पे निखिल गुप्ता का बयान आना और एक ऐसे पैराए के अंदर भारत के हवाले से, जब भारत ऑस्ट्रेलिया में भी दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो, जब वो कनाडा के अंदर भी हरदीप सिंह नज्जर को जो है वो कत्ल किया हो, जब उसने कतर के अंदर भी जो है वो एस्पेनाज के लिए जो है वो 8 बंदों को उनको कत्ल की सजा हो गई हो, मौत की सजा सुना दी गई थी। और इसी तरीके से बरतानिया हो या इस टाइम पे बांग्लादेश हो, जहां की आवाम जो है उस्मान हादी की शहादत के बाद जो है वो सड़कों पर भारत के खिलाफ नारे मारती नजर आई। दूसरी सूरत में जो है वो आलमी जो दुनिया है उसके अंदर आप देखिए नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं और जाहिर है चीन के हवाले से अमेरिका की तशवीश है और इस वजह से वो भारत के 100 खून माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन अवामी सतह का प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी आएगा और उसकी पॉलिसियों के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन याद रखिए कि अमेरिका की पॉलिसियां जो हैं अब वो नहीं रही जो पहले कभी मेहरबान होते थे उनके ऊपर नरेंद्र मोदी पे। हाउडी मोदी जो है अब वो जो है हाहा मोदी के अंदर जो है वो तब्दील हो गया है। और दूसरी जानिब अगर आप उनका ट्रेड टैरिफ का ही जिक्र कर लें तो ये ट्रेड टैरिफ पे जो भारतीय जो है वो इस टाइम पे उनके जनूबी एशिया के अंदर तो नई अलाइनमेंट हो रही है। मशरक़ वस्ता के सूरत हाल के बारे में भी थोड़ी सी आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पर भी खबरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से एक और बहुत बड़ा जंगी बेड़ा जो है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। एक तरफ अमेरिकी सदर कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े मौसर और बड़े मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े हैं, लेकिन एक तरफ तैयारियां भी की जा रही हैं जंगी। इवन अमेरिकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, वो भी यही बता रही हैं कि अमेरिका की जानिब से जो है जंगी तैयारी कर ली गई है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अमेरिकी सदर सिर्फ प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं या वाकई कोई जंगी तैयारी जो है अमेरिका की जानिब से कर ली गई है?
देखिए, इजराइल को भी तो खुश करना है ना। देखिए, यहूदी लॉबी मौजूद है, ज़ायनिस्ट लॉबी वहाँ मौजूद है, इकोनॉमिक मसाइल हैं अमेरिका को, और उसका इलाज जो है वो यहूदियों के पास है। इसलिए जो मसला यहाँ ये है कि उनको सामने दिखाना है, जिसको पंजाबी में कहते हैं आनिया जानिया। वो आनिया जानिया दिखाना चाहते हैं, लुक बिजी डू नथिंग की पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं। ट्रंप ने ये भी कहा है ना कि हमें ये जो है वो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हार्ड लाइन हुआ है। और लेकिन ये है कि उसमें महीना भी लग सकता है टॉक के अंदर, यानी कि दूसरा बहरी बेड़ा आएगा। वो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 7वां बहरी बेड़ा बांग्लादेश में आना था ईस्ट पाकिस्तान के लिए, वो कभी ना आया। दूसरा बेड़ा आएगा तो क्या बेड़ा गर्क करवाना है उसका, जब कि उनको मालूम है कि चाइनीज जो है वो उनके पास DF-21 और DF-26 मिसाइल मौजूद हैं। उनको ये मालूम है कि उन्होंने तमाम जो तैयारियां हैं, सखुई 35 जहाज जो है वो किसी टाइम पे भी जो है वो ईरान को मिल सकते हैं, जिसका खुद रूस के जो अभी वजीर सनत और तिजारत हैं, उन्होंने ऐलान किया है सऊदी अरब के अंदर के जनाब हमारा जो है वो एक मुल्क के साथ बहुत बड़ा सखुई 57 जहाज देने का मुआहिदा हुआ है, जो दुनिया के अंदर इस टाइम पे 5th जनरेशन का सबसे बेहतरीन जहाज तस्वर किया जाता है। क्योंकि ईरानी पायलट्स ने मेरी इतलात के मुताबिक वहां ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली हुई है, और ये एयर सुपीरियोरिटी जो है वो उनको हासिल हो जानी है। और यही वजह है कि अगर जितना डिले होगा, इसका फायदा ईरान को होगा, इसका नुकसान अमेरिका और इजराइल को होगा। अब्दुल्ला साहब, ताकत में तबादल तब्दील हो रहा है। अब्दुल्ला साहब ये फरमाइएगा कि ईरान ने एक बार फिर कहा कि उसका मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले मुज़ाकरात और रेड लाइन है। इसके साथ साथ चीन ने जो उनको नया रेडार सिस्टम दिया है, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि 500 किलोमीटर दूर अगर कोई जंगी त्यारा हो जाएगा तो वो उसको शनाख्त करके उनको पता चल जाएगा। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हज़ारों मिसाइलों की मौजूदगी, जदीद तरीन जंगी त्यारे और जदीद तरीन रेडार सिस्टम, तो क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर अमेरिका को हमला करता है तो फिर ईरान भी खूब दबरकुट लगाएगा और इसराइल की भी ईंट से ईंट बजा देगा? देखिए, 12 दिन की जो जंग थी उसने ईरान को बहुत सारे सबक जो है वो सीखने पर मजबूर किया, और बहुत सारे सबक उसने इजराइल और अमेरिका को सिखाए। उसके बाद उनको पहली बात यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम, जिसकी तादाद कई 100 किलो मौजूद है वहां ईरान के अंदर, वो अभी भी उनकी मलकियत है और उसमें से कोई चीज तल्फ नहीं हुई। IAEA की रिपोर्ट इसके ऊपर मौजूद है। दूसरी जानिब जो है उनके मिसाइल सिर्फ सिस्टम होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका प्रिसीजन गाइडेड होना बड़ा जरूरी है। यानी कि उसका जो हदफ का निशाना है वो तकरीबन 1 से 2 मीटर के फासले के ऊपर जो है उससे ज्यादा वो तजावुज नहीं करता। ये है वो खतरनाक बात। तीसरी बात यह कि वो कौम खड़ी हो गई है और उनके अंदर जो बगावत डलवाई गई थी रजा पहलवी की जानिब से अमरीकी ईमा के ऊपर और मगरिब की जो बैकिंग की वजह से, वो जो है वो कामयाब हुई कोई नहीं है। और अब जो अवाम ने जो 11 फरवरी को जो सड़कों के ऊपर निकले हैं और ईरान का कौमी दिन जो है जिस जोश जज्बे से और अपनी हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए मनाया गया, वो इस बात की गमाजी करता है कि पूरी कौम जो है वो अमरीका के सामने और इसराइल के सामने डट के खड़ी है। तीसरी जानिब जो है ईरान और को चाइना और नॉर्थ कोरिया और चीन की और पाकिस्तान की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट हासिल है। अभी आप देखें कि एक्सरसाइज गोल्डन ईगल जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने सदर्न एरिया के अंदर की, यानी कि बलूचिस्तान में ईरान बॉर्डर के पास जो की, उसमें 80% पाकिस्तान की एयरफोर्स जो थी वो वहां मौजूद थी। ये किस बात की गमाजी कर रहा है? तीसरी जानिब जो है वो एक और बड़ा अहम पहलू है, और वो ये है कि इस दौरान 12 रोजा जंग के बाद ईरान ने जो टेक्नोलॉजी का हसूल किया, जो कि रूसी जहाज एंटीनॉव भर भर के लेके आए टेक्नोलॉजी को और मुख्तलिफ चीजों को, और इसी तरह से चाइना के 2 कार्गो शिप जो है वो वहां लगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो बता रही हैं DF-21 और DF-26 मिसाइल जो है वो 3000 से 5000 किलोमीटर पे DF-26, और इसी तरीके से DF-21 जो है वो 500 से लेके 1500 किलोमीटर तक मारता है। और रेडार सिस्टम्स जो हैं वो उनके मौजूद हैं, और उनके सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो भी उनके पास इंटैक्ट है। कोई बात नहीं है कि HQ-9 और PL-15 मिसाइल उनके पास मौजूद हों, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग का पांसा पलट के रख दिया था। इस टाइम पे अमेरिका या इजराइल गलती नहीं कर सकता।
अब्दुल्ला साहब, ये जो आपने तफसीलात बताई हैं, तो क्या ये आपकी इस गुफ्तगू से नतीजा हज़ किया जा सकता है कि यही वजह है कि ये मालूमात प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी तो होंगी, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अमरीकी ओहदेदार हैं उनसे ये कहा है कि ये जंग तवील मुद्दती होगी? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। लेकिन इसके अंदर ये याद रखिए कि ये जो अमेरिकी बेड़े आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए इनका असल निशाना पाकिस्तान है। और ऐसी वक्त के अंदर ये भारत कोई ना कोई साजिश जरूर करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। एक तरफ उसने दहशतगर्दों को गरमाया हुआ है, तो दूसरी जानिब जो है नौरोज यानी कि अभी जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है वो अफगानिस्तान की जानिब से लॉन्च करवाया जाएगा। और फिर तीसरी जानिब जो भारत अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रहा है, जिसके अंदर उसने रीपर मिसाइल जो ड्रोन सिस्टम है अमेरिका से वो खरीदे हैं। इसी तरीके से जो उसने अपना दिफाई बजट $102 बिलियन कर दिया है। ये तमाम चीजें जो हैं इस बात की इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम है, क्योंकि अमेरिका के अभी जो जनरल्स थे और जो साबिका जनरल्स थे, उन्होंने इकट्ठे होकर डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि आप किसी भी एडवेंचरिज्म का हिस्सा मत बने, क्योंकि ईरान के पास वो चीज आ गई है जिससे अब्राहम लिंकन जो है वो समुंदर की गहराइयों तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि जो अपनी छोटी मोटी इज्जत हमारी दुनिया में बतौर सुपर पावर रह गई है, अब उसको जो है ना आजमाएं ईरान के ऊपर, क्योंकि जंग तवील हुई तो इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो घुस जाएंगे। बहुत सारा दुनिया अपना असला टेस्ट करना चाहती है, वो अपना असला टेस्ट करेगी। याद रखें कि सखुई 57 और सखुई 35 जो है वो वॉर के आजमाए हुए हैं। यूक्रेन जंग के अंदर जो शाहिद की जानिब से जो खबरें दी जा रही हैं कि अगर जंग होती है ईरान के दरमियान तो वो काफ़ी तवील मुद्दत तक जारी रह सकती है। तो बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। हमें बता रहे थे कि मशरक़ वस्ता में आने वाले टाइम में क्या सूरत हाल बन सकती है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कल पाक भारत हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच, भारतीय टीम पर उस्मान तारिक का खौफ तारी है। इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है और शायकीन क्रिकेट की नज़रें जो हैं इस वक्त उस मैच पर जमी हुई हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से भी एक मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो काफ़ी खौफसदा नज़र आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स तजिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल का मैच जो है वो निहायत अहम है और पाकिस्तान के लिए अगर वो मैच पाकिस्तानी टीम जीत जाती है तो जाहिर है हमारी इज़्ज़त और वक़ार में मज़ीद इजाफा होगा। किस तरह से देख रहे हैं कल का मैच जो है वो, आपके अंदाजे के मुताबिक क्या लगता है आपको, क्या माहौल कल बन सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और बिलखुसूस इन दिनों में, अगर गुज़िश्ता 2-3 बरसों में अगर आप देखते हैं तो ये ख्वाहिश शिद्दत पकड़ती जाती है, इसमें ज़ोर आता जा रहा है इस ख्वाहिश में कि पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल करनी चाहिए। हमने वो दौर भी देखा हुआ है कि जब शारजा में पाकिस्तान और भारत के मैचेस होते थे तो 5 साल तक भारत की टीम शारजा में कोई मैच नहीं जीती थी और एक मैच वो 5 साल बाद शारजा में जीते थे। तो अखबारात में सफ़ा अव्वल पर ये खबरें शाया हुई थी कि 5 साल बाद भारत ने पाकिस्तान से मैच जीत लिया। तो अब हम पाकिस्तान टीम की जब आप बात कर रहे हैं कि इस मैच के हवाले से, तो ये ख्वाहिश, दुआ, तवक्को तो ज़रूर है कि पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान की टीम हैरान कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान मजमूई तौर पर जो तासुर इस वक्त है वो यही है कि हमारे स्पिन बॉलर्स ही उम्मीद दिला सकते हैं। उम्मीद उन्हीं से है, तवक्को भी उन्हीं से है ज़्यादा कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल पेश कर सकते हैं और पाकिस्तान को जो एक बड़े अरसे से एक फतह का इंतज़ार है वो कामयाबी पाकिस्तान को दिलाने में हम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम सिर्फ अपने नुक्ता निगाह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये भी कर सकता है, वो रन्स कर देंगे, ये बॉलिंग कर लेंगे, विकेटें ले लेंगे, लेकिन मुखालिफ टीम क्या उसका कोई तोड़ करती है या नहीं करती है। जो हम तवक्को कर रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स इतना अच्छा खेल गेंदबाजी का मुजाहरा कर देंगे, लेकिन अगर वो अच्छा खेल जाते हैं तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान के पास तो फास्ट बॉलर्स भी नहीं है यहाँ पर। पिछले मैच में सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ हम खेलते हुए नजर आए और अगर कल के मैच में किन किन बॉलर्स को खिलाया जाता है पाकिस्तान के, उस्मान तारिक खबरों में। इमरान साहब, आप उस जब ने खिलाड़ियों की बात की तो खबरें तो ये भी हैं कि नवाज, शाहीन और उस्मान को ड्रॉप करके तो फखर जमान, सलमान और नाफे को इन किया जा सकता है।
तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये तब्दीलियां करेगा कल के मैच में? देखिए ये सुनी तो जा रही हैं, सुनी जा रही हैं कि फखर के हवाले से बात भी हो रही थी, लेकिन जो भी खेले सर, इमरान साहब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ये हीरो बनने का भी मौका होता है और इसमें जीरो भी बन जाते हैं खिलाड़ी। और वो कोई एक नहीं है, वो बहुत सारे आपको खासे खिलाड़ी नजर आएंगे जो इस मैच से हीरो बने और जो इस मैच से जीरो भी बने हैं। ये तब्दीलियां तो कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। फखर अगर बाहर बैठे हुए हैं, नाफे बाहर बैठे हुए हैं और अगर उनको खिलाते हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो उनके लिए मौका होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो नहीं चलते हैं, पाकिस्तान मैच हार जाता है, तो सारा मलबा इनके ऊपर डालेंगे। नाफे को अभी तक आपने खिलाया नहीं है, फखर जमान अभी तक बाहर बैठे हुए हैं, वो सैर कर रहे हैं टीम के साथ। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होती आपकी सिलेक्शन में, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। हम एक फतह की तलाश में हैं और अगर जीत जाते हैं तो भंगड़े डालेंगे, लोग खुश हो जाएंगे और जो गलतियां वो छुप जाएंगी। अल्लाह करे कि अच्छा, पाकिस्तान जीते। सर लेकिन ये जो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सलमान मिर्जा का क्या कसूर है ना सर? उसने पहले मैच में आउट किए थे, तो उसको अच्छी कारकर्दगी की सजा दी जा रही है कि तुम बाहर बैठो, तो वो तो बाहर बैठा रहा ना। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो हमारे कप्तान सलमान अली आगा साहब ने भी कहा है कि उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो सूर्य कुमार यादव ने, भारतीय कैप्टन ने भी इस हवाले से बात की, सूर्य कुमार यादव ने भी इस हवाले से बात की। तो ये चूंकि अभी वो भारत के खिलाफ खेले नहीं है, उनकी गेंदबाजी में एक गैर मामूली अंदाज है बॉलिंग करने का, जिसमें वो रुकते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। तो क्या इंडियन बैटर्स उसको किस तरीके से खेलते हैं? हो सकता है चार्ज करें, हो सकता है वो उनके खिलाफ अच्छा ना खेल सके। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और अगर वो नहीं चले हैं तो नुकसान भी हो सकता है। तो एक गैर मामूली अंदाज मोहम्मद इमरान, अभी आप बात भी कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे थे कि उन्होंने भी अपनी टीम को कहा है कि आप उस्मान तारिक से ज़रा मोहतात रहें और एक प्रॉपर हिकमत अमली भी बनाई गई है। इवन हमारे स्पिनर्स की भी तारीफ़ की जा रही है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। तो अभी आप क्या समझते हैं कि कल का मैच जो है वो उस्मान तारिक, ज़ाहिर है उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी पाकिस्तानी टीम की हैं, तो वो आप क्या समझते हैं कि जो तब्दीलियाँ की गई हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, कुछ क्रिकेटर्स को इन किया गया है, कुछ को आउट किया गया है, क्या समझते हैं कल का मैच फिर किसकी फेवर में जा सकता है? आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? वैसे तो क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल खेल है। ऑन पेपर्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया को बर्थ 3 पाकिस्तान पर हासिल है, ऑन पेपर्स अगर आप देखते हैं। लेकिन ये मैच गैर मामूली होता है। इसमें अगर आप असाब पर काबू नहीं रखते हैं, गलतियां अच्छे खिलाड़ी भी कर जाते हैं, तो जो कम गलतियां करेगा उसके पास जीतने के मौके ज्यादा होंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से गलती के इम्कान ज्यादा है। अगर हाफिज साहब देखिए, गलतियों की माफी की बात हुई तो ये फरमाइएगा कि जे शाह ने जो मोहसिन नकवी साहब को दावत दी है मिलने की, आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है? क्या बर्फ पिघलेगी? क्या मुलाकात होगी? क्या होगा? अगला सीन क्या होगा? ये बताएं। असल बात तो ये है ना, जिस पर आपने अभी बात की है, असल बात तो ये है कि क्या ये इकट्ठे मैच देखेंगे? अब ये तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता ना कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, क्योंकि दीवाने तो नहीं है। ये जरूर कहा जा सकता है कि जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं। नहीं, ये सर ये कहा जा सकता है कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे सियाने दो। हाँ, ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है। क्या वो जो कल की खबरें हैं कि इकट्ठे मैच देखेंगे, क्या ये सिर्फ मैच देखेंगे या बातचीत भी होगी? क्या कोई मुलाकात होती है? और क्रिकेट को उसकी ट्रू स्पिरिट में चलाने के लिए इन मामलात को, जो दर्जा हरारत काफी ऊपर जा चुका है, शिद्दत है खासी, और जिसका इजहार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आईसीसी के हवाले से किया कि वहां पर दोहरा मयार और नाइंसाफी है, क्या उस दोहरे मयार को खत्म करने के लिए, क्या पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट को बहाल करने के लिए, जो गो के जेशा प्राय रास्त तो वो हैसियत नहीं रखते हैं ना, क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन है, लेकिन चूंकि वो भारत के सेक्रेटरी रहे हैं, बीसीसीआई के, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, पाकिस्तान के लोग भी होंगे, आईसीसी के ऑफिशियल्स भी होंगे, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग भी होंगे। तो क्या कोई इनिशिएटिव इस तरीके से होता है कि ये दोनों जो सियाने जिनका आपने जिक्र किया है, आमने सामने बैठे, बातचीत हो जी, क्रिकेट को आगे कैसे चलाना है? अच्छा, भारत का बायलैटरल कल शेक हैंड हो, कल शेक हैंड होगा या नहीं? कोई इनके रवैये में तब्दीली होगी? लगता है क्योंकि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने बात की है ना कि कल तक इंतजार करें, हो सकता है
कि वो जो एशिया कप में हुआ था हाथ ना मिलाने वाला वाकया, ये हो सकता है, ये इम्कान है इसका कि ये वाली रिवायत आगे ना बढ़े, ये तरीकाकार आगे ना बढ़े, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बात की उससे एक एक झलक जरूर महसूस होती है। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो वो एक बैड न्यूज ही बननी है ना। राजीव क्योंकि ये जो इवेंट्स हुए ना गुज़िश्ता दिनों में आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी के, इस दौरान हो सकता है कि ये बात हुई हो कि यार ये चीजें अच्छी नहीं है, नहीं होना चाहिए। राजीव शुक्ला, सवाल सर राजीव, तो उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया ना, तो वाज़ेह जवाब ना देने का एक मतलब ये होता है कि हो सकता है कहीं रिव्यू हुआ है। अगर नहीं भी होगा तो ठीक है, पहले भी वो नहीं किया, आइंदा भी ना करें, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है। राजीव शुक्ला का जो इंटरव्यू है, जो बातें उन्होंने की, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, शुक्ला जी के बारे में ना चंद दिन पहले नजम सेठी साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया। सेठी साहब ने कहा ही अच्छे आदमी हैं उनके उनके ना, वो मतलब ये है कि जैसे एक नुमाइशी ओहदा होता है किसी के पास, तो वो उनके पास उस किस्म का ओहदा है। तो वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। उन्होंने ये पाकिस्तान के बारे में भी कोई नामुनासिब बातें की जब ये बीसीबी और पीसीबी और आईसीसी वाला मामला था। तो वो चूंकि अगर पीसीबी के साबिक चेयरमैन ये कहते हैं कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, तो फिर वो जो बात भी करेंगे वो एक उसको कहें कि ज़ाब्ते की कार्रवाई आप उसको कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना होता है तो वो बोल देते हैं। लेकिन अच्छी बातें कपिल देव साहब की तरफ से काफ़ी सुनने को वहाँ से मिली हैं इस सारे अरसे में। और क्रिकेट के हवाले से भी, अब चूंकि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, अगर क्रिकेट उस ट्रू स्पिरिट में खेली जाती है, देखिए ये पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी जब आप आमने सामने होते हैं ना, ये हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, दोनों सूरतों में खबर है। ये एक दूसरे को गुस्से से देखें या प्यार से देखें, उस सूरत में भी खबर है। तो ये जो विजुअल्स पूरी दुनिया के लिए जाते हैं ना इस मैच से, वो पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को इंगेज करते हैं और आपकी एक जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। आप अपनी जनरेशन को इंस्पायर करना चाहते हैं। मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और बिल्कुल कल देखना ये है कि भारतीय टीम का रवैया क्या होता है, क्योंकि खबरें ये भी मिल रही हैं कि सलमान भट्ट ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को मोदी हुकूमत की जानिब से बिलो द बेल्ट रहने का भी कोई हुक्म जारी किया है। तो अब कल का माहौल क्या बनता है? हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टील मिल्स को कौमी असासे के तौर पर बहाल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए हुकूमत ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि 5 रूसी कंपनियां जो हैं वो स्टील मिल्स की बहाली में सरमायाकारी और तकनीकी ताउन के लिए काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही हैं। इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को? अब क्या एक नफ़ा बख्श इदारा बनाया जा सकता है? पाकिस्तान का जो तजर्बा रहा है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस रन करने का, वो कोई अच्छा नहीं रहा। 800 अरब रुपए के नुकसान हमारे टॉप 15 to 25 एसओईज करते रहे हैं। आज भी हुकूमत का फुटप्रिंट जो है हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में अक्रॉस द बोर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर आप स्टील मिल का एक अंदाज़ा लगाएं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ओवर स्टाफिंग, इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस फेलियर, ये है वो सूरत हाल जिसने स्टील मिल को काफ़ी अरसे से बंद रखा हुआ है और हम फिर भी उनके कई स्टाफ की सैलरीज जो हैं वो देते रही हैं। आई थिंक द क्रूशियल डिसीजन दैट द अथॉरिटीज हैव टू मेक इज कि क्या वो आज भी ये चाहते हैं कि एक छोटी 1-1.5 मिलियन टन की स्टील मिल जो है उसको स्टेट कंट्रोल में या इवन उसको बढ़ाकर किसी पार्टनरशिप में, पहले भी ये मिल जो है रशिया की तरफ से लगी थी, चलाया जाए। जमीन सिंध गवर्नमेंट ने लीज की हुई है एक तरह से इस चीज के लिए। बाकी वहां पे इट्स लाइक लिटरली सेटिंग अप ए न्यू स्टील मिल। आई एम नॉट श्योर कि हुकूमत को या किसी भी स्टेट को ये काम करना चाहिए। ये ज़माना गुजर गया है। आई थिंक बड़ी क्लैरिटी है दुनिया में कि स्टेट का काम पॉलिसी साजी, स्टेट का काम गुड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और प्राइवेट सेक्टर का काम कंपेटिटिव मार्केट में एक कोई भी अदारा चलाना है। मैं अभी एसओईज की रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैंने हुकूमत जब 2008-9 में ज्वाइन की तो आप यकीन करें कि मैंने सबसे पहला काम ये करने की कोशिश की कि मैं ये देख सकूं कि नुकसानात कितने हैं हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के। हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की इस वक्त जो फुटप्रिंट है वो कितना है। 85 स्टेट ओन एंटरप्राइजेस आज भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी मैंने रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट मैंने ही लिखना शुरू की थी। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि
मतलब मैं क्या कहूँ, एग्रीगेटेड लॉसेस 832 अरब रुपए के हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि मतलब 3,000 मिलियन यानी कि 3 अरब का डेली का नुकसान जो है हमारी ये स्टेट ओन एंटरप्राइज करती हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसका मतलब है कि जो टॉप 25 हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, अगर इनके आप एक्यूमुलेटेड टोटल लॉसेस देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये 24 अरब डॉलर के हैं। You still want to run something in within the state framework? मेरी ज़ाती राय ये है कि हुकूमत को स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज से बदतदरीज निकल जाना चाहिए, और ये सबसे बड़े लॉसेस एनएचए में हैं, पावर सेक्टर में हैं, रेलवे में हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो बाज़ माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि MQM क्योंकि हुकूमत की इत्तेहादी है और MQM का बहुत प्रेशर है हुकूमत पे, वो ये नहीं चाहते कि स्टील मिल जो है उसको बेचा जाए, तो आप क्या समझते हैं, वाकई ही ये सियासी तौर पे हुकूमत एक और गलत फैसला करने जा रही है, या आप समझते हैं कि रूस के ताउन से दोबारा इसको वाकई ही फाल मिल के तौर पे चलाया जा सकता है? तो देखिए, एक तो बात यह है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन में ये स्टील मिल बहुत अरसा पड़ी रही, अब लोगों को ये मालूम नहीं है, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इसको वापस कर दिया है टू द मिनिस्ट्री, सेइंग कि ये स्टील मिल जो है प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकती। देयर इज नथिंग लेफ्ट सर इन दैट स्टील मिल टू सेल। मतलब वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी पे एक, जिसे कहते हैं ना, जंक यार्ड ऑफ स्टील पड़ा हुआ है। सो इट्स लाइक पुटिंग अ न्यू स्टील मिल। आपने ये तजर्बा पहले कई दिहाइयों में करके देखा और यहां तक पहुंच गए। ड्यू सी के कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग या पॉसिबिलिटी ऑफ PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये सब काम करके हम ये चला सकते हैं, या हम फिर वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की या रशिया की लाकर, आई हैवंट सीन द टर्म्स कि वो क्या हैं, वो तो फिर पता चलेगा। ये तजर्बा कामयाब हो नहीं रहा। इंडिपेंडेंट बोर्ड्स का भी तजर्बा कामयाब नहीं होता। जब मेरा 1% नहीं लगा होता इस प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट में, तो मैं बोर्ड पर आकर अपनी वक्त गुजारना, या इस डर से कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ना बाद में मुझे चेक करें, पीपल डोंट टेक द हार्ड कॉल्स। देखिए, जो पॉलिटिकल फोर्सेस है ना, वो क्या चाहती हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस। आई थिंक हम इस चीज को भी गलत समझ रहे हैं। वो ये चाहती हैं कि उनके एरिया में, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में, उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नौकरियां क्रिएट हों। Someone sensible has to sit on the table and say कि बिल्कुल होना चाहिए, बट क्या वो नौकरियां पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंडिचर का बोझ है ऑन द एक्सचेकर, या वो एक्सपर्ट्स लाकर पब्लिक सेक्टर में एक एम्बियंस क्रिएट करें ताकि प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ करने का मौका मिले। लेट मी पुट दिस टू यू, क्या बैंकों में नौकरियां बढ़ी हैं कि कम हुई हैं आफ्टर प्राइवेटाइजेशन? बढ़ी हैं। क्या सेलुलर कंपनीज नई आई हैं, उन्होंने नौकरियां क्रिएट की हैं जब प्राइवेटाइजेशन हुई PTCL की? हुई हैं। क्या के इलेक्ट्रिक के लॉसेस कम हुए हैं? क्या के इलेक्ट्रिक में नौकरियां बढ़ी हैं, कम हुई हैं? बढ़ी हैं। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं अब कराची की रिलेटेड मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि when you go for expansion in the private sector, नौकरियां हमेशा, जैसे कारोबार बढ़ता है वो बढ़ती हैं। ये मैंने पाकिस्तान की ही प्राइवेटाइजेशन और स्टेट के निकलने की एग्जांपल्स दी हैं। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक को लेके मुआहदे हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे टेक्नोलॉजी यहाँ मुंतकिल होगी? क्या उस शोबे में पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? आई एम रियली ग्लैड कि आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया। अगर मैंने कल ये डिज़ाइन करना हो पाकिस्तान का एग्जिट फ्रॉम द IMF, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त हर वक्त होती है, आई वुड हिट एग्रीकल्चर एज नंबर 1। व्हाई वुड आई डू दैट? पाकिस्तान का इस वक्त 10 अरब डॉलर, $10 बिलियन की एग्री एंड रिलेटेड की इम्पोर्ट है टुवर्ड्स पाकिस्तान। समझिए, 10 अरब डॉलर खर्च करते हैं अजनास और बाकी रिलेटेड फूड आइटम्स के मंगवाने के ऑन दी एग्रीकल्चर एवरी ईयर। एक्सपोर्ट करते हैं 6-7 अरब डॉलर, 3-4 अरब डॉलर का तो खसारा बुक करते हैं। नंबर 1, लेट्स से कि मैं 10 अरब डॉलर को किसी तरह अगले 3 साल में सिर्फ एक टारगेटेड, बहुत ही काबिल एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट,
बिठाकर उनको ये कहूं, और वो पाकिस्तान की एग्री यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, NARC, इन सब पे मुश्तमिल हों। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडरेट करने की ज़रूरत है। इवन तुर्क ज़राई टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल के मबैन भी समझौता हुआ है, जो कि खुशाइंद है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने हमें बताया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में अब तक तेल और गैस के 40 नए ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं और नए ज़खायर से दिसंबर 2025 तक गैस की यौमिया 61 मिलियन क्यूबिक फुट पैदावार हासिल की गई है, जबकि यौमिया 1553 बैरल तेल भी निकाला गया है। इस बड़ी पेशरफ्त पर आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, एक तो बात यह है कि ये देखना पड़ेगा कि ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो पाकिस्तान में तेल की ज़रूरत है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है। ये नंबर 1 बात है। आज भी हमारी इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो अरबों डॉलर में है। चूंकि इंटरनेशनल प्राइस टूटी हुई है, $65 पे है तेल की, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरवाइव कर रहा है। सो ये अच्छी बात है कि हमें इंडिजिनस की तरफ जाना है। जब हम ये फिगर पे बात करते हैं तो तहकीक ये कहती है कि व्हाट परसेंटेज इंप्रूवमेंट लेट्स से विल बी डन बाय द न्यू वेल्स, वो कब सिस्टम में आएंगे और उनका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट को ट्रांसफॉर्म करने को। ये तो नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 बात यह है कि जो इस वक्त का गैस सेक्टर है अलॉन्ग विद पेट्रोलियम, मैं अभी पढ़ रहा था इसी रिपोर्ट को जो मैं लिखा करता था, 2040 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा किया है उसने पिछले चंद साल में। जस्ट इमेजिन कि हम कर क्या रहे हैं अपने इन सेक्टर से। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिजिनस की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ऑनशोर ऑफशोर ड्रिलिंग, कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, कितना तेल निकल सकता है, ये सब काम ये लॉन्ग जेस्टेशन के हैं। रिफाइनरी लगाने की जरूरत है यूरो 4 यूरो 5 पे जाने के लिए। ये क्यों जरूरी हो गया है? ये जरूरी इसलिए हो गया है कि ये जितनी पोल्यूशन का इशू आपके मुल्क में खड़ा है, आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो ये फॉसिल फ्यूल्स गजलर्स हैं जो कि एयर में ये पोल्यूशन करती हैं। हम यूरो 4 यूरो 5 की रिफाइनरीज तो लगा नहीं सके, तो ये काम फ्रेमवर्क्स में करने के हैं। ये पॉलिसी साजी है ओवरऑल जो कि होने वाली है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। पूरा एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का एक तंजीम नौ मांगता है, फ्रॉम गोइंग टू ईवीज टू प्राइवेटाइजेशन टू स्मार्टर रेगुलेशन टू कम्पिटिटिव मार्केट्स। डॉक्टर साहब, सऊदीया जो यहाँ पे रिफाइनरी लगाने का सोच रहा था और ये सुना था कि वो बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाने में इंटरेस्टेड है, उसके मुतालिक क्या खुशखबरी है? वाकई कुछ उस पर काम हो रहा है? 2019 में मुझे याद है कि मैं हुकूमत की टेबल पर था और हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस MBS पाकिस्तान तशरीफ लाए। 19 अरब 20 अरब डॉलर की गुफ्तगू हुई और पेट्रो केमिकल्स पे और रिफाइनरी पे बातचीत हुई। आज 2026 में खड़े हुए हैं। अब इसका मैं यही जवाब दे सकता हूँ कि हम जो इनर्शिया और जो सिस्टम के बॉटलनेक्स हैं हम उसको पार कर नहीं पाए और वो शायद प्रोजेक्ट अब फीजिबल ही नहीं रहा कि वो किया जाए। बट फिर दोबारा UAE सऊदी अरेबिया से 2.2 अरब डॉलर की आज से साल डेढ़ पहले गुफ्तगू हुई थी इन्वेस्टमेंट की। वी शुड लुक कि उनमें से क्या आया। अभी भी मैं सुनता हूं कि नए प्रोजेक्ट्स पिच इन हो रहे हैं, बट आई थिंक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शायद उस शक्ल में जिसकी बात हम कर रहे हैं वो शायद आगे नहीं बढ़ सका। बिल्कुल, पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को इस्तेहकाम देने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी पेशरफ्त की जा रही है। जहाँ स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से काम तेज़ कर दिया गया, वहीं पर सनतों को भी स्ट्रेंथन करने के हवाले से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी की जा रही हैं और पेट्रोलियम ज़खायर की दरियाफ्त भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।